नाउ क्लस्टरिंग का और एक टाइप है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, राइट। हमने दो टाइप के क्लस्टरिंग देखे थे, एक तो पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग जिसमें हमने के मीन्स एल्गोरिदम देखा, और दूसरा है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, सो पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में एक मेन डिफरेंस होता है कि पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में हमें जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है वो पहले ही डिफाइन करने होते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स स्पेसिफाई नहीं करने होते, ऑटोमेटिकली हम क्लस्टरिंग करते जाते हैं और फिर हमें एट द एंड हमें क्लस्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड्स वर्क वाया ग्रुपिंग डेटा इनटू ट्री ऑफ क्लस्टर्स, राइट। इसका नेम है हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब ट्री लाइक, right? So tree of clusters. It begins by treating every data point as separate cluster and then it repeatedly execute the subsequent steps. सबसे पहले हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जैसे आपके डेटा सेट में फॉर एग्जांपल 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, तो इनिशियली वो कंसिडर करता है कि 1000 क्लस्टर्स है हमारे पास, और फिर ये जो 1000 डेटा पॉइंट्स एज ए इंडिविजुअल क्लस्टर हमने कंसिडर किए हैं उनको वो मर्ज करता है रिपीटेडली मर्ज करता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, और उसके बाद फाइनली हमें एक ही क्लस्टर मिलेगा विथ 1000 पॉइंट्स, राइट। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो क्लस्टरिंग, जो स्टेप बाय स्टेप हमने क्लस्टर्स फॉर्म किए हैं वो कहाँ जाके हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिल रहे हैं, और वो जो क्लस्टर्स है वो हम ओके। सो आइडेंटिफाई टू क्लस्टर्स विच कैन बी क्लोजेस्ट टुगेदर एंड मर्ज टू मैक्सिमम कंपेरेबल क्लस्टर्स, and we need to continue these steps until all clusters are merged together, right। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हमारे पास अगर डेटा सेट में 1000 रिकॉर्ड्स है तो ईच रिकॉर्ड एज वन क्लस्टर हम कंसिडर करेंगे, राइट। और अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियली हमारे पास कितने क्लस्टर्स होंगे 1000। फिर इस 1000 क्लस्टर में से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से दो क्लस्टर है कि जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, और उन दो क्लस्टर को हम कंबाइन करेंगे। जैसे अगर हमें मिला कि सेकेंड और थर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है तो हम ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट का एक क्लस्टर बनाएंगे, राइट। सो इनिशियली हमारे पास 1000 क्लस्टर थे, फिर उसके बाद हमारे पास कितने क्लस्टर बचेंगे 999, क्योंकि हमने ये दो पॉइंट को मर्ज किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे, राइट। अगेन दो जो मोस्ट सिमिलर क्लस्टर होंगे उनको फिर से मर्ज करेंगे, फिर हमारे पास क्लस्टर बचेंगे 998। ऐसे ही हम स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे अंटिल वी गेट ओनली वन क्लस्टर, राइट। और फिर ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से पॉइंट पे हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिल रहे थे, वहाँ पे हम ये हायरार्की ब्रेक करेंगे, और वो जो हायरार्की के ऊपर वाले जो क्लस्टर हायरार्की अकॉर्डिंग टू दैट ब्रेक हमें जो भी क्लस्टर्स मिले हैं वो हमारे फाइनल क्लस्टर्स होंगे, राइट। सो द एम इज़ टू प्रोड्यूस हायरार्किकल सीरीज ऑफ नेस्टेड क्लस्टर्स एंड अ डायग्राम कॉल्ड डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम एक डायग्राम होता है विच इज़ अ ट्री लाइक डायग्राम दैट स्टैटिस्टिक्स द सीक्वेंस ऑफ मर्जेस और स्प्लिट्स। ये जो हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे इनिशियली मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक है, करेक्ट। फिर मैंने 2 और 3 को मर्ज किया, राइट। फिर मेरे पास हो गया 1 2 और 3 का एक मर्जिंग, और फिर ये सारे। फिर उसके बाद मान लो कि मैंने 4 और 5 मर्ज किया, राइट। तो फिर मेरे पास ऐसे हायरार्की होगा, और ऐसे जो ट्री लाइक डायग्राम होता है दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रोग्राम। This dendrogram graphically represent the hierarchy and it is inverted tree that describes the order in which the factors are merged, ठीक है। तो ये जो डेंड्रोग्राम है ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट्स है वो किस सीक्वेंस में मर्ज हुए हैं और क्लस्टर्स किस सीक्वेंस में फॉर्म हुए हैं, राइट। और इस डेंड्रोग्राम से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने फाइनली हमें कितने क्लस्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओवरऑल
आइडिया अबाउट हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, हायरार्किकल में भी अगेन दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग और दूसरा होता है डिविजिव क्लस्टरिंग। ओके, सो मोस्टली दिस एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग इज यूज्ड। सो हम एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग डिटेल में देखेंगे। So agglomerative clustering is basically bottom up method, bottom up approach. That means in this clustering, every data point as an individual, we consider every data point as individual cluster, and at every step merge the nearest pair of cluster, and it is bottom up method. जैसे मैंने आपको हायरार्किकल का जो जनरल आइडिया दिया उसमें भी यही बताया था, वो एग्लोमरेटिव का है। वैसे डिविजिव में क्या होता है कि हम अगर हमारे डेटा सेट में 1000 पॉइंट्स है तो हम 1000 का एक ही क्लस्टर कंसिडर करेंगे और फिर इस 1000 को हम स्प्लिट करते जाएंगे। ठीक है, दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच कहाँ पे यूज़ होता है? डिविजिव क्लस्टरिंग में। और ये जो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग है, दिस इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब एवरी सिंगल data point in the data set we consider as a cluster, and then we go on merging it. In every step we will merge two data points which are nearest to each other, right? ऐसे हम merge करते जाएंगे until we get only one cluster of all the data points. Okay, this is bottom up approach. So at first every data set is considered an individual entity or cluster. At every iteration, clusters merge with different clusters until one cluster is formed. Okay, so the algorithm for agglomerative clustering is like this. First, we calculate similarity of one cluster with all the other cluster. Okay, तो ये सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए एक मैट्रिक्स यूज होता है कॉल्ड एज प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स। ओके, इस मैट्रिक्स में हमें डेटा पॉइंट्स इस मैट्रिक्स में हम डेटा पॉइंट्स की सिमिलैरिटी नोट डाउन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स है, 1 to 10, 1 to 10, राइट। सो मैट्रिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1.1 to 0.2 की सिमिलैरिटी क्या है, 0.1 to 0.3 की सिमिलैरिटी क्या है, ऐसे ये पूरा सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनेगा विच इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स। ओके, एंड वंस वी गेट similarity between all the data points with all other data points, तो इससे हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी कौन से दो पॉइंट्स में है, और फिर हम उनको मर्ज कर देंगे। अगेन विल कैलकुलेट प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स फॉर द ऑल द क्लस्टर्स वी हैव। जैसे मैंने बताया कि अगर हमने 2 और 3 को मर्ज किया तो इसके बाद हमारे पास 9 क्लस्टर बचेंगे। फिर से प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट होगा जिसमें जो होगा 9/9। ओके, फिर से उसमें हमें पता चलेगा कि सबसे क्लोजेस्ट क्लस्टर कौन से है, उनको हम मर्ज कर देंगे। फिर से प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनेगा 8/8। ऐसे करते करते हम विल गो टिल 1/1 proximity matrix where there will be only one cluster. Okay, so consider every data point as an individual cluster. Merge the cluster which are highly similar or close to each other. Recalculate the proximity matrix for each cluster, and then repeat these steps until only a single cluster remains. ठीक है, these are steps of agglomerate. जैसे इस फिगर से भी आप समझ सकते हो। For example, in our data set we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 data points. Okay, so in step 1 we will consider every data point as a single cluster, right? तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि A एक सेपरेट क्लस्टर है, राइट। बेसिकली क्लस्टर क्या होता है? सेट ऑफ डेटा पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में हम एक इंडिविजुअल पॉइंट को एज अ क्लस्टर कंसिडर करेंगे, राइट। सो ए एक इंडिविजुअल क्लस्टर है, बी एक क्लस्टर है, सी एक क्लस्टर है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे इनिशियली इन स्टेप 1। ओके, फिर हम प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या होगा, इनिशियल जो प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स होगा उसमें ए बी सी डी ई एफ होगा, राइट। और यहाँ पे भी ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। फिर इस प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स में हम क्या नोट डाउन करेंगे? सिमिलैरिटी। जैसे ए टू ए की सिमिलैरिटी विल ऑलवेज 1, सो
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑलवेज 1। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी ई एफ, वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, बी एंड सी, ऐसे हम पूरा प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके उसके बाद फॉर एग्जांपल हमें बी और सी के बिटवीन बी एंड सी वी आर गेटिंग मैक्सिमम सिमिलैरिटी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन बी एंड सी वी आर गेटिंग सिमिलैरिटी एज 9 एंड बिटवीन डी एंड ई ऑल्सो वी आर गेटिंग सिमिलैरिटी एज 9। ओके सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, बी और सी ये जो हमने इंडिविजुअल क्लस्टर कंसिडर किए हैं इनको मर्ज करेंगे। सो हियर यू कैन सी बी एंड सी को हमने मर्ज किया बी सी में और डी एंड ई को हमने मर्ज किया डी ई में। नाउ हाउ मेनी क्लस्टर्स वी हैव, एक तो ए है, उसके बाद बी सी एक क्लस्टर है, डी ई एक क्लस्टर है और एफ एक क्लस्टर है, करेक्ट। नाउ वी हैव 1 2 3 एंड 4 क्लस्टर। सो इसके बाद फिर से हम प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। अभी इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ए क्लस्टर कौन कौन से होंगे, ए, उसके बाद बी सी डी ई एंड एफ। सिमिलरली on this side there will be A, B, C, D, E and F. Again we'll calculate similarity between these clusters, correct। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमें D, E और F में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी मिली। ओके सो कंसिडर बिटवीन D and F we are getting again 9 और let's consider it is 8.5 which is greater। जैसे ए और बी सी में 7 होगी, ए और डी ई में कुछ 7.5 है, तो सबसे ज़्यादा हमें मिली है डी ई एंड एफ में विच इज़ 8.5। ओके तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, टू मर्ज डी ई एंड एफ, राइट। सो यू कैन सी हियर हमने डी ई और एफ को मर्ज किया। नाउ हाउ मेनी क्लस्टर्स वी हैव, एक तो ए है, देन वी हैव डी ई एफ और एक ए है, उसके बाद है बी सी एंड डी ई एफ, वी हैव 3 क्लस्टर्स, करेक्ट। फिर से हमें स्टेप रिपीट करना है। नाउ इन प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स वी हैव ए बी सी एंड देन डी ई एफ, दिस 3 क्लस्टर्स। ओके ऑन दिस साइड ऑल्सो विल हैव ए बी सी एंड डी ई एफ। अगेन विल कैलकुलेट सिमिलैरिटी बिटवीन दीज क्लस्टर्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें बी सी और डी ई एफ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी मिली है बी सी और डी ई एफ में यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लस्टर्स को मर्ज कर देंगे। ओके सो इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स, 2 क्लस्टर्स है ए एंड देन बी सी डी ई एफ। ओके नाउ वी हैव ओनली 2 क्लस्टर, no need to calculate proximity matrix, directly will merge them। So finally all points you will see here in only single cluster। okay तो ये जो ऐसे टाइप का डायग्राम होता है दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रोग्राम। ओके फिर हम डेंड्रोग्राम में बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी हम डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ पे ब्रेक करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, तो after this I am getting 2 clusters DEF and BCDEF, sorry I am getting only 2 clusters, एक तो है A and second is BCDEF, so I will go with only these 2 clusters। okay तो डेंड्रोग्राम बेसिकली हमें बताता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में स्प्लिट हुए हैं, और डेंड्रोग्राम से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें फाइनली कितने क्लस्टर्स मिलेंगे या कितने क्लस्टर्स फाइनली बने हैं, ठीक है। वैसे तो हम सिंगल क्लस्टर से लेकर ओनली 1 क्लस्टर तक जाएंगे, लेकिन एक कहीं पे तो स्प्लिट होगा जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ओके सेम स्टेप्स आर गिवन हियर, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए वही स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एनी डाउट इन एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, किसी को कुछ डाउट है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट डिविजिव क्लस्टरिंग। ओके डायग्राम भी आपको सेम दिखेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो डायरेक्शन है एरो की वो रिवर्स डायरेक्शन में है, राइट। दिस इज डिविजिव क्लस्टरिंग विच इज अपोजिट ऑफ एग्लोमरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, we take into account all the data points as a single cluster
and in every iteration we separate the data points from the clusters which are not comparable. इसमें हम पूरा रिवर्स स्टेप फॉलो करेंगे. इनिशियली ऑल डेटा पॉइंट्स विल बी इन सेम क्लस्टर. फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं इनमें सबसे कम सिमिलैरिटी कौन से दो पॉइंट्स का है या कौन से दो क्लस्टर्स का है, राइट? जिनका कम सिमिलैरिटी होगा उनको हम स्प्लिट कर देंगे. इन दिस वे वी विल गो ऑन स्प्लिटिंग द क्लस्टर्स until we get individual data points. So in the end we left with n clusters. N clusters here, n is number of data points in the data set, okay, which is exactly opposite of agglomerative clustering. This is top down approach. So these are some advanced data mining concepts. इसमें है anomaly detection, web mining techniques in data mining, then social network analysis, then big data analytics and data mining, ethical issues in data mining, recent trends in data mining, and some practical applications and case studies. So what is anomaly detection in data mining? एनोमली डिटेक्शन का हमने बहुत बार एग्जांपल भी लिया है. सो एनोमली डिटेक्शन is also called as outlier detection. And what is outlier? Outlier in the data set is the unusual data points. मतलब जो normal behavior होता है उससे जो अलग data points होते हैं those are called as outliers. So this is process of identifying data points, events और patterns that deviate significantly. deviate मतलब जो नॉर्मल जो डेटा होता है उससे बहुत अलग है डेटा, अलग कुछ डेटा है, अलग कुछ पैटर्न है, that is called as outlier or anomaly. Okay, so events, data points or pattern that deviate significantly from the rest of the data set. Okay, और ऐसे डेटा पॉइंट्स को, ऐसे पैटर्न्स को फाइंड आउट करना is called as anomaly detection. Okay, so these deviations are considered anomalies, outliers or exceptions, and they often indicate something unusual or potentially problematic. For example, fraudulent transaction, right? जैसे बैंक में जो fraudulent transactions होते हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? क्योंकि यूजुअली जो बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनका कुछ रेंज होगा या फिर कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूज़र से ही, जैसे अगर कोई बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, सो बिजनेस अकाउंट में यूजुअली अलग अलग टाइप के यूज़र्स भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका भी एक सेट होगा. उससे अगर अलग कुछ आईपी एड्रेस से मान लो या कुछ अलग एरिया से, अलग लोकेशन से, कुछ डिफरेंट डिवाइस से अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिसका अमाउंट भी नॉर्मल अमाउंट से बहुत अलग है, राइट? सो दैट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, राइट? लेकिन ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? टू फाइंड आउट सच ट्रांजैक्शंस वी हैव एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम्स. ओके, अनदर एग्जांपल इज नेटवर्क इंट्रूजन्स. कि अगर नेटवर्क में कुछ इंट्रूजन हो रहा है, इंट्रूजन का मतलब कुछ एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है या फिर कोई वायरस नेटवर्क के अंदर आ रहा है, सो सच इंट्रूजन्स कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बिकॉज ऐसे जो नेटवर्क के इंट्रूजन्स होते हैं दे आर आल्सो एनोमलीज और आउटलायर्स. दे आर द अनयूजुअल बिहेवियर. जो नॉर्मल बिहेवियर होता है नेटवर्क का, जैसे रिक्वेस्ट जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेस आते हैं, उससे कुछ अलग रिस्पॉन्स आ रहा है नेटवर्क के अंदर, दे कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एज एनोमलीज. देन फॉल्टी इक्विपमेंट बिहेवियर. अगर कोई एक डिवाइस है, पर्टिकुलर डिवाइस, उसका नॉर्मल जो बिहेवियर है उससे कुछ अलग बिहेवियर हो रहा है, कुछ अलग तरीके से वो वर्क कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड. और सम रेयर इवेंट्स, these are called as such events are problematic and these are called as anomalies or outliers. Okay, now why anomaly detection is important? First and foremost, security. Nowadays हम बहुत बार सुनते हैं कि बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ
राइट। कुछ किसी का डिवाइस कुछ हैक करके सारे बैंक का सारे बैंक के पैसे में ट्रांजैक्शन करके अकाउंट ज़ीरो कर दिया, राइट। सो ये कैसे होता है? बाय अनऑथराइज एक्सेस। कोई तो एक अनऑथराइज पर्सन है जो आपका बैंक अकाउंट एक्सेस कर रहा है और आपके अकाउंट पे अटैक कर रहा है, राइट। दीज आर कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी अटैक, साइबर अटैक्स, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट एनोमली डिटेक्शन का एप्लीकेशन है सिक्योरिटी, टू आइडेंटिफाई अनऑथराइज एक्सेस और अटैक्स, फॉर एग्जाम्पल इन बैंकिंग और सम साइबर अटैक्स। जैसे कोई डेटा थेफ्ट होता है, राइट, बिकॉज नाउ डेज डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो डेटा का थेफ्ट होता है, डेटा भी अगर कोई चुराता है, दैट इज ऑल्सो वेरी crucial thing, right? So we have to protect our data, we have to protect our devices, we have to protect our banking accounts, also we have to protect our पर्सनल ईमेल अकाउंट्स। वाई? बिकॉज जो बिजनेस के कम्युनिकेशंस होते हैं वे वो भी ईमेल के थ्रू होते हैं। सम कम्युनिकेशंस आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। अगर ऐसे कम्युनिकेशन भी लीक हो जाते हैं तो भी बिजनेस पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। So security overall is very important, and for security we need to identify anomalies. अगर कोई अनऑथराइज या एबनॉर्मल कुछ बिहेवियर हो रहा है तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो वो अनयूजुअल बिहेवियर डिटेक्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर डेटा, ऑफ आवर मनी। देन नेक्स्ट इज फाइनेंस, डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो यूजुअली बैंक्स में होते हैं। देन हेल्थ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल बॉडी का सिस्टम चल रहा है, अगर उससे कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है पेशेंट का, देन ऑल्सो इट शुड बी क्विकली आइडेंटिफाइड, राइट। जैसे अगर कोई पेशेंट एडमिट है, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल जो हार्ट रेट होगा, नॉर्मल जो ऑक्सीजन का लेवल होगा, अगर उसमें कुछ डेविएशन आता है, सडन डेविएशन आता है, सो डॉक्टर नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। डॉक्टर को इमीडिएटली उस पर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। सो इन हेल्थ सेक्टर ऑल्सो एनोमली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। देन इन इंडस्ट्री, स्पॉटिंग इक्विपमेंट फेल्यूर्स बिफोर दे हैपन। इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे जो कुछ भी काम चलता होगा, अगर उसमें कुछ फेल्यूर हो रहा है तो that also need to be detected on time. Then in retail, flagging unusual purchase behavior, जो कस्टमर का परचेस बिहेवियर होता है, अगर उससे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है तो वो भी कुछ फ्रॉड हो सकता है, that also need to be detected. So for these all reasons anomaly detection is very important. Now there are different types of anomalies. First is point anomaly, then contextual anomaly, and then collective anomaly. Okay, point anomaly means a single data point in the data set is different from others. जैसे अगर एक क्रेडिट कार्ड है जिसका एवरेज ट्रांजैक्शन पर मंथ इज़ 5,000 रुपीज़, लेकिन सडनली उस क्रेडिट कार्ड पे 10 लाख रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, right? So this 10 lakh rupees transaction is a single transaction which is abnormal, right, which is outlier in that particular data. Such anomalies are called as point anomalies. Then second type of anomalies we have is contextual anomalies. What is contextual anomaly? An observation is anomalous in specific context. कुछ एक ऑब्जर्वेशन है जो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही एनोमलस है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन विंटर, दिस इज़ वेरी अनयूजुअल कंडीशन, बिकॉज विंटर में नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं रहता है, right? It is around 25, 26, sometimes 22, even less than that, right? लेकिन ये कब अनयूजुअल है? इन विंटर, बट 35 डिग्री इन समर
is not anomaly. Correct? So Yes, ma'am. such type of anomalies are called as contextual anomalies. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए ही ऐसी एक्टिविटी अनयूजुअल है. अदरवाइज किसी और कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए वो डेटा पॉइंट एबनॉर्मल नहीं है. Such anomalies are called as contextual anomalies. एंड थर्ड टाइप ऑफ एनोमलीज इज कलेक्टिव एनोमलीज. यहाँ पे एक सिंगल डेटा पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट आर एनोमलस टुगेदर. ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो एक एनोमली फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ सडन स्पाइक इन वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम वन IP. जैसे अगर कोई एक वेबसाइट है पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल abc.com. इस abc.com को एट अ टाइम 1000 रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से जा रहे हैं. एक पर्टिकुलर IP एड्रेस है जिससे एट अ टाइम 1000 रिक्वेस्ट जा रहे हैं. ओके, सो नॉर्मली ऐसे तो बिहेवियर नहीं होता है. सो दिस IP एड्रेस कैन बी कंसिडर्ड एज anomaly, or this group of points, group of request is considered as anomalous request. Okay, और जब group of data points होता है anomaly, such anomalies are called as collective anomalies. This is about types of anomalies. Now to find anomaly or to detect anomalies in the data set, we have different methods. We have different methods or techniques. First is statistical methods, then distance based methods, clustering based methods, and machine learning. These are some of the techniques to find anomalies. Okay, statistical method में हम क्या करते हैं, कुछ statistical ऑपरेशंस, कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं टू फाइंड एनोमलीज. ओके, देन वी हैव डिस्टेंस बेस्ड. डिस्टेंस बेस पे हम कुछ डिस्टेंस मेट्रिक जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस है, मैनहट्टन डिस्टेंस है, मीन काउस्की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेट्रिक यूज़ करके हम एनोमलीज फाइंड आउट करेंगे. राइट, इसमें है के नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस मेट्रिक का यूज़ करता है और एनोमली फाइंड आउट कर सकता है. देन वी हैव क्लस्टरिंग बेस्ड मेथड्स. क्लस्टरिंग बेस्ड मेथड्स में है DB स्कैन, जो हमने ऑलरेडी देखा है. DB स्कैन में भी हमने देखा था कि DB स्कैन इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द नॉइज और आउटलायर्स. करेक्ट, DB स्कैन के फुल फॉर्म में भी नॉइज वर्ड है. सो पॉइंट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी क्लस्टर आर एनोमलीज इन DB स्कैन. DB स्कैन क्या करता है, इट इज़ अ क्लस्टरिंग मेथड, तो क्लस्टर फॉर्म करने में हेल्प करता है. अलॉन्ग विद दैट इट कैन फाइंड द एनोमलीज. जो ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे हमारे डेटा सेट में जो कोई भी क्लस्टर में नहीं है, दोज पॉइंट्स वी कंसिडर्ड एज नॉइज और आउटलायर्स. And then last technique is machine learning, which is also very powerful technique where we train model to learn normal behavior and based on that it can detect abnormal behavior. Right, तो हम मॉडल ऐसे बनाएंगे, मॉडल को नॉर्मल डेटा पे ट्रेन करेंगे so that अगर कोई भी एबनॉर्मल डेटा आता है तो वो मॉडल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा. राइट, उसके कुछ एग्जांपल्स है रैंडम फॉरेस्ट, जैसे आइसोलेशन फॉरेस्ट, SVM. These are some of the machine learning algorithm. There are many machine learning algorithm. So in machine learning technique we can train the model for normal behavior and then we can detect the anomalies. Okay, these are some of the techniques. Now we'll see one example to find anomaly. Okay, so this is example. यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है. ये डेटा सेट है डेली स्पेंडिंग का. सो हियर डेली स्पेंडिंग ऑफ अ कस्टमर इज गिवन. ओके, Day 1 to Day 7 डेली स्पेंडिंग दिया हुआ है. राइट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि इसमें एक अमाउंट ऐसा है जो अदर अमाउंट से बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है, दैट इज़ 7000. बिकॉज इफ़ यू सी डेली स्पेंडिंग from Day 1 to Day 5 it is around 500. even for Day 7 it is 500, लेकिन Day 6 पे जो स्पेंडिंग है दैट इज 7000. ओके, विच इज not normal as compared to other days. Okay, so Day 6 shows significant spike, that is rupees 7000, and this value can be considered as anomaly, might need investigation. See,
अल्गोरिदम एनोमलीज फाइंड आउट करता है, ओके, लेकिन नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वो एनोमली कुछ प्रॉब्लमेटिक ही होगा, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। सो जो डोमेन एक्सपर्ट होता है उसको अगेन जो भी हमारे एल्गोरिदम ने एनोमलीज डिटेक्ट किए हैं उनके ऊपर एनालिसिस करके कंफर्म करना होगा कि इज इट रियली अ एनोमली और नॉट, ठीक है। सो हियर इन दिस केस 7000 इज एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल डेटा as compared to all the other data in our data set, so it needs some investigation, okay। so यहाँ पे हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मॉल डेटा सेट लिया है। इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स आर वेरी बिग, इन दैट केस सिर्फ यहाँ पे जैसे हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज़ एब नॉर्मल, वैसे नहीं होगा। नॉर्मली अगर आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स है यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द एनोमलीज, राइट। और नॉर्मली कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, सो एट अ ग्लांस यू कैन नॉट फाइंड द एनोमलीज, फॉर दैट यू नीड some algorithm to detect the anomaly, or you need to use some technique, okay। so here we have used statistical method। so सबसे पहले हमने मीन फाइंड आउट किया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, एंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन वी हैव जेड स्कोर, ओके। सो जेड स्कोर का फॉर्मूला ये है, एंड जेड स्कोर फॉर एवरी डेटा पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। जेड स्कोर का फॉर्मूला है एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे x है डेटा पॉइंट, सो फॉर एवरी डेटा पॉइंट वी विल फाइंड अ जेड स्कोर, ओके। नाउ इन करंट डेटा सेट 7000 का जेड स्कोर आएगा 3.9, एंड व्हेन वी गेट वैल्यू ऑफ जेड स्कोर ग्रेटर देन 3 इट विल बी कंसिडर्ड एज एनोमली, ओके। रेस्ट बाकी सारे डेटा पॉइंट्स के अगर आप जेड स्कोर कैलकुलेट करोगे तो वो अराउंड 1 लेस देन 1 ही होंगे, लेकिन जेड स्कोर फॉर 7000 इज 3.9 विच इज कंसिडर्ड एज एनोमली और एबनॉर्मल बिहेवियर, okay। so this is one example how we can find out the outliers or anomalies in the data set using statistical methods, okay। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक पॉइंट का नहीं किया है because I just want to highlight the anomaly। Any doubt in anomaly detection?